Hi, all of you. You all are welcome on my channel Learn Beyond. Basically, with general awareness, MCQ of banking and finance, part number 11, from question number 151 to 165. 15. Another important question for all of you. So, let's begin with the new topic and the new part of banking awareness MCQs. चले जैसे लास्ट पार्ट की तरह ही हमने यहाँ भी 15 क्वेश्चन असेंबल किया है, वन बाय वन करके हम देखेंगे क्वेश्चन और उसके आंसर्स को। तो देखें यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ विच कमीशन आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड। तो आरबीआई, जैसा कि आप जानते हैं कि आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट आपके 1935 में हुआ था, 1 अप्रैल को हुआ था, है ना, कोलकाता में हुआ था। 5 करोड़ उस समय आरबीआई की पेडअप कैपिटल, खुद की कैपिटल थी। और जिस कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ था उस कमेटी का नाम था यंग एंड हिल्टन कमीशन, है ना। तो हिल्टन एंड यंग भी लिखा हुआ तो भी चलेगा, इसको हमने रॉयल कमीशन भी बोला, इसको भी आप याद रखिए। बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एक्ट थी, जिस एक्ट के आधार पे आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, वो एक्ट थी आरबीआई एक्ट 1934। तो यहाँ पे मैंने 5 अलग अलग बातें बताई हैं। कमीशन का नाम आपसे पूछा गया तो यहाँ पे हिल्टन और यंग कमीशन को आप एक सही आंसर ले सकते हैं। अगर ये नहीं भी रहता और रॉयल कमीशन आपके ऑप्शन में रहता तो भी एक सही आंसर होता, क्योंकि बहुत जगह रॉयल कमीशन भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट कह रहा है एक्सपेंड लिबोर। तो यहाँ पे आपसे फुल फॉर्म की बात पूछी जा रही है ना। लिबोर है, मीबोर है, तो ये सब ऐसे फुल फॉर्म है जो आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे भाई तो लिबोर का फुल फॉर्म हम जान लेते हैं कि लिबोर, है ना, लिबोर का फुल फॉर्म क्या है। ऐसे बता दूं कि लिबोर का जो फुल फॉर्म है वो लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट है। तो यहाँ पे खोजें आप कि लंदन इंटर बैंक, देखिए लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, यहीं पे आपको एक सही आंसर मिल गया है ना। समटाइम्स आपको रेशियो देखने को मिलेगा, है ना, यहाँ पर ऑफिशियल देखने को मिलेगा, तो ये सब क्या है, तो उसके गलत आंसर हैं जो हमेशा कन्फ्यूजन के लिए दिए रहते हैं। बेसिकली लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट होता क्या है, तो आप जान लें कि दिस लिबोर इज एन इंटरेस्ट रेट एवरेज कैलकुलेटेड फ्रॉम एस्टिमेट्स सबमिटेड बाय द डिफरेंट लीडिंग बैंक्स ऑफ लंदन। तो ये लंदन की अलग अलग बैंक हैं, वो अपने आधार पे अपना एक्सपेक्टेशन सबमिट करती हैं, जिसके आधार पे हम रेट डिसाइड करते हैं वहाँ का। तो इंडिया में भी इस रेट के हवाले जो रेट चल रहा है उसका नाम है कौन सा, तो आपसे कभी कभी मीबोर का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है कि व्हाट इज़ मीबोर। तो यहाँ पे बाकी तो सब चीज़ सेम होगा, कौन कौन सा, तो आई इंटर बैंक होगा, आई एंड बी फॉर इंटर बैंक, ओ फॉर ऑफर्ड, आर फॉर रेट। बट ये जो एम है ये लंदन की जगह क्या होगा, तो मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। तो इन दोनों का फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक लंदन है, एक मुंबई है। चलिए आगे देखें क्वेश्चन नंबर 153 क्या है, ट्रिप्स, है ना, ट्रिप्स। व्हाट डज आई स्टैंड इन ट्रिप्स। देखिए ट्रिप्स बेसिकली एक एग्रीमेंट है। क्या होता है ट्रिप्स, में बता दूं कि ट्रेड रिलेटेड एक एग्रीमेंट है जो बेसिकली डब्ल्यूएचओ के हवाले से चलता है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे ये एग्रीमेंट है ना। तो यहाँ पे एक फुल फॉर्म आप जान लें कि ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज ट्रेड रिलेटेड। क्योंकि डब्ल्यूटीओ इसमें अगर शामिल है तो डब्ल्यूटीओ किस चीज़ में शामिल होता है, ट्रेड में ही शामिल होता है। तो वहाँ से आप जान लें कि ट्रेड रिलेटेड। आई फॉर, मैंने पहले ही बताया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो आप आईपी इंडस्ट्री कहते हैं, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो यहाँ पे राइट्स के लिए एस को एब्रिविएट माना गया है। क्लियर। ट्रिप्स का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया कि आई स्टैंड फॉर व्हाट, तो टी फॉर आपने जान लिया ट्रेड, आर क्या होगा, तो डब्ल्यूटीओ रिलेटेड है, इसका आंसर ट्रेड रिलेटेड। आईपी आपने जान लिया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना, बोलते भी हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है कि मेरी खुद की वो क्या है, तो मैंने कोई शोध किया तो उस पर सिर्फ मेरा ही हमेशा दावा चलेगा, तो ये आईपी इंडस्ट्री से बेसिकली हवाले से आता है। तो यहाँ पे ट्रिप्स का फुल फॉर्म आप आई स्टैंड फॉर इंटेलेक्चुअल पर सही मार्क कर सकते हैं। चलें नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 154 क्या लिखा है। हमने लिखा है दो विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज डोमेस्टिक फंड्स आर रेज बाय कंपनी इन प्री फेज। डोमेस्टिक जो कंपनियां हैं वो शुरुआती दिनों में किस आधार पे फंड रेज करती है, क्या वो आईपीओ है, एफपीओ है, कमर्शियल पेपर है, आईपीओ एफपीओ बोथ है, आईपीओ एफपीओ कमर्शियल पेपर सब हैं। तो आप जाने कि जिस समय कैपिटल मार्केट मैंने पढ़ाया था उस समय 2 टर्म की बातें मैंने की थी, और 2 अलग अलग मार्केट मैंने आपको पढ़ाया था। एक पढ़ाया था प्राइमरी मार्केट और दूसरा पढ़ाया था सेकेंडरी मार्केट।
तो प्राइमरी मार्केट बेसिकली वो होता है जिस मार्केट में एक नई कंपनी आकर रजिस्टर होती है और मार्केट से पैसा उगाने के लिए वो एक नए टूल्स का यूज़ करती है, दैट इज़ IPO. द फुल फॉर्म ऑफ IPO इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफर. एंड सिमिलरली सेकेंडरी जो मार्केट है जिसमें एक पुरानी कंपनी मार्केट से पैसा रेज करती है, इट इज कॉल्ड FPO. द फुल फॉर्म ऑफ FPO इज फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर. तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि प्री फेज का मतलब अर्ली फेज के लिए क्या होगा, IPO. एक बार IPO लॉन्च कर गया तो फिर बाद में क्या लॉन्च किया जा सकता है कंपनी के द्वारा, FPO. कमर्शियल पेपर इज समवॉट डिफरेंट. जो आपके क्या है, तो कमर्शियल पेपर जनरली जो बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं, वही आपकी इशू कर सकती है. दिस इज टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट, नथिंग एल्स. तो कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल, ये सब अलग अलग मैंने पढ़ाया है, उसको आप जाकर यहाँ पर कमर्शियल पेपर के लिए रेफर कर सकते हैं. फॉर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज IPO. द फुल फॉर्म ऑफ IPO इज इनिशियल पब्लिक ऑफर. क्लियर. चलें आगे चलें, देखें क्या लिखा है. क्वेश्चन नेक्स्ट. इन इंडिया विच अमंग द फॉलोइंग आर ए पार्ट ऑफ लीगल टेंडर. लीगल टेंडर क्या होता है कि लीगल टेंडर हम बेसिकली उन्हें कहते हैं जो एक करेंसी हो और हर एक आदमी के लिए मान्य हो. हाँ, चाहे मैं हूँ या फिर आपके प्रधानमंत्री हों, हाँ, या फिर आप हों, तो जिस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करूँगा उसे आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा. यू कैन नॉट डिनाई दैट दिस इज़ नॉट द करेंसी ऑफ इंडिया, है ना. तो अगर मैंने सपोज 10 रुपये का कोई पेन परचेज किया है और वहाँ पे 1-1 रुपये के अगर 10 कॉइन्स भी देता हूँ तो दुकान वाले को वो लेना पड़ेगा. वो ये नहीं कह सकता है कि ये मैं नहीं ले सकता हूँ. क्यों नहीं ले सकता हूँ भाई, तो लीगल टेंडर नहीं है. तो आप जाने कि वैसी करेंसी जो एक लीगल टेंडर है, द मिनिमम पैसा इज़ 50 पैस, है ना. तो लीगल टेंडर कॉइन्स भी हो सकता है, आपका नोट भी हो सकता है. तो 50 पैसे कॉइन इज द मिनिमम लीगल टेंडर इन इंडिया एंड 2000 रुपीज जो नोट है इज मैक्सिमम लीगल टेंडर इन इंडिया. तो बेसिकली आप यहाँ पे इस क्वेश्चन के आधार पर समझें कि लीगल टेंडर बोथ कॉइन्स एंड करेंसी होगा. क्या, कॉइन्स भी होगा, करेंसी नोट्स जो बैंक नोट हैं आपके 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये के, वो भी होंगे. बोथ कॉइन्स एंड बैंक ड्राफ्ट. तो बैंक ड्राफ्ट इज नॉट ए लीगल टेंडर. क्लियर. आप ऐसा नहीं कि आपने 10 रुपये का सामान लिया उसको बैंक ड्राफ्ट आप दे दिए, तो ऐसा नहीं चलेगा. क्लियर. क्योंकि बैंक ड्राफ्ट लीगल टेंडर नहीं है, वो एक मीडियम ऑफ क्या है, तो इंटरचेंजिंग ऑफ प्राइस है. थर्ड इज बोथ करेंसी एंड SDR. SDR इज समवॉट डिफरेंट. ये बेसिकली स्पेशल ड्राइंग राइट्स है, IMF के हवाले से चलता है, तो इसका दूर दूर तक कोई भी वास्ता यहाँ पे नहीं है. फोर्थ क्या है, तो ओनली करेंसी इशूड बाय RBI. तो ऐसा नहीं है कि ओनली करेंसी इशूड बाय RBI, क्योंकि RBI 1 रुपीज़ नोट को इशू नहीं करती है. तो यहाँ पे ऐसा, ये बिल्कुल आप बिल्कुल देखने के से बिल्कुल लग रहा है कि ये सही आंसर होगा, बट ये एक सही आंसर नहीं है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि 1 रुपीज़ नोट डू नॉट इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है वहाँ पे. तो ये देखने में जो सही लग रहा है वो बेसिकली यहाँ का गलत आंसर है. ये भी गलत है, ये भी गलत है. तो आपको मैं बताया कि 1 रुपये का कॉइन हो, 50 पैसे का कॉइन हो, और सारे बैंक नोट एक लीगल टेंडर हैं. क्लियर. आई होप कि सारी बात आपको समझ में आ रही होगी. पहली बार आप इस वीडियो को देख लें तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, डिस्कशन कर लीजिए और आगे बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या लिखा है. यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट. इनमें से कौन सा जो कथन है वो सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है. पहला है मनी मार्केट प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस. ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि मनी मार्केट हमेशा और हमेशा शॉर्ट टर्म में चलती है ना. कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म में चलती है. तो फर्स्ट तो गलत हो गया. दूसरा है रिसेशन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया इज नॉर्मली ड्यू टू फॉल इन एक्सपोर्ट. तो रिसेशन फॉल इन एक्सपोर्ट के कारण होता है, ऐसा भी नहीं है. पैसे नहीं है तो भी रिसेशन हो जाएगा, गुड्स नहीं है तो भी रिसेशन हो जाएगा. दे आर वेरियस रीजन ऑफ रिसेशन इन इंडिया. तो दिस ऑल्सो इज ए इनकरेक्ट आंसर. नेक्स्ट है वेज एंड मीन्स एडवांसेस गिवन बाय RBI. देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है, इस लाइन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका एब्रिविएशंस है कि WMA का फुल फॉर्म क्या होता है. तो WMA का फुल फॉर्म याद रखिए, फिर आप इस स्टेटमेंट, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा. द फुल फॉर्म ऑफ WMA इज वेज एंड मीन्स एडवांसेस. और यहाँ पे एक और आंसर इसी में छिपा हुआ है कि WMA कौन रेगुलेट करता है या किसके हवाले से चलता है.
दैट इज बैंकर्स बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये होता क्या है बेसिकली WMA, तो आप यहाँ पे जान लें कि एक मैकेनिज्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जिसके अंदर क्रेडिट पॉलिसी है ना को जो भी मिसमैच होता है उसको, अगर क्रेडिट और डेबिट में मिसमैच है तो उसके लिए एक टेम्पररी मिसमैच और कैश फ्लो के लिए क्या दिया गया है, तो एक टेम्पररी एडवांस ओवरड्राफ्ट दिया जाता है यहाँ पे, दैट इज WNA, वेज एंड मीन्स एडवांसेस। RBI के हवाले से चलता है। रिसिट और पेमेंट में अगर कोई आपका मिसमैच है तो यहाँ पे इस चीज़ को हम डिलीवर करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे सेकेंड इज एक्सचेंज रेट फिक्स बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दिस नॉट फिक्स बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर। तो यहाँ पे सारी सही जो आंसर है वो कौन सी है, तो WMA बाय RBI। नेक्स्ट चलें, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ RBI। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन जनरली हो जाता है क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं हु वॉज द फर्स्ट और इंडियन पढ़ना छोड़ देते हैं और वहीं पे गलती हो जाती है। तो आप जाने कि जब RBI का एस्टैब्लिशमेंट हमने किया था तो पहला गवर्नर बनाया था इन द ईयर 1935। द फर्स्ट गवर्नर वाज ऑजम स्मिथ। तो वो फर्स्ट गवर्नर थे, ना कि इंडियन थे। क्लियर। इस कारण से जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन दैट कंडीशन योर आंसर वुड बी CD देशमुख, है ना। CD देशमुख पहले भारतीय गवर्नर थे, जबकि पहले गवर्नर ऑजम स्मिथ साहब थे। इसको आप याद रखेंगे हमेशा, है ना। कन्फ्यूजन होता है जनरली, जल्दीबाजी में पढ़ने में हम इंडियन छोड़ देते हैं और वहीं पे हमारे से गलती हो जाती है। नेक्स्ट, KYC नो योर कस्टमर नॉर्म्स वर इम्प्लीमेंटेड इन बैंकिंग सिस्टम इन 2002। किसने KYC नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया, ये एकमात्र क्वेश्चन है। तो KYC हो या PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो, ये दोनों इंपॉर्टेंट जो एक्ट है जिसकी शुरुआत 2002 में हमने की है, किसने किया है, तो बैंकर्स बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। KYC जो ये कहता है कस्टमर अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, मतलब अपनी एक ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और फोटोग्राफ सबमिट करे ताकि टेररिस्ट फाइनेंसिंग या फिर जो फ्रॉड है, फिनेंशियल फ्रॉड है, उनको रोका जा सके, मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। तो इन कारण से KYC की शुरुआत RBI ने 2002 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRAR। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। CRAR का फुल फॉर्म पूछा जाता है ना। एक तो मैंने जब बेसल आपको पढ़ाया था तो वहाँ पे स्पष्ट आपको ये CRAR बताया था कि होता क्या है। यहाँ पे होता क्या है वो नहीं पूछा गया, सिर्फ फुल फॉर्म पूछा गया। तो आप जाने कि CRAR इज कैपिटल टू रिस्क, है ना। यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ भी कैपिटल है, यहाँ भी कैपिटल है, यहाँ पे कोड है, तो इसको कट कर दीजिए। कैपिटल टू रिस्क, तो यहाँ पे टू रिटर्न है, तो इसको कट कर दीजिए। ये भी सही चल रहा है अभी तक, ये भी सही चल रहा है। कैपिटल टू रिस्क, एसेट रेशियो, तो यहाँ पे ये सही है, ये रेंज नहीं होता है। इसका आंसर B वुड बी द राइट आंसर। एक्चुअली क्या होता है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। वेटेड भी इसमें आता है लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो आप दरकिनार कर सकते हैं। बट जब भी आप CRAR को बोलें तो हमेशा बोलें कैपिटल, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं एक बार, कैपिटल टू रिस्क वेटेड, यहाँ पे W यहाँ पे लिखा मिलेगा, है ना। CRAR ऐसा नहीं कि CRWAR लिखा मिलेगा, बट आप हमेशा याद रखेंगे कैपिटल टू रिस्क वेटेड, है ना, एसेट रेशियो। यहाँ पे वेटेड नहीं है तो भी सही है। यहाँ इसका आंसर ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट आंसर। क्लियर। आई होप कि समझ में आ रहा है। फटाफट हम आगे बढ़ेंगे सो दैट 15 क्वेश्चन आसानी से 10 मिनट के अंदर आप समझ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रुपीज नोट क्या कहता है भाई। 1 रुपीज नोट के बारे में देखिए। 1 रुपीज नोट एंड कॉइन्स आर इशूड बाय। ऐसा लगता है कि नोट कॉइन है तो कौन इशू करेगा, तो RBI ही इशू करेगी, बट जो दिखता है वो होता नहीं है। तो यहाँ पे आप जाने कि 1 रुपीज नोट जो है, अभी थोड़ी देर पहले मैं शायद जिक्र कर रहा था कि 1 रुपीज नोट है ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हवाले से चलता है। फाइनेंस सेक्रेटरी साइन करते हैं। फिर से मैं यहाँ पे आपको अंकित कर दूँ, क्वेश्चन देखिए और फिर उसकी आंसर को आप टटोलिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन न ये नहीं पूछ रहा है कि साइन कौन करता है। अगर ये पूछा जाता कि 1 रुपीज नोट ड्यूली साइन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी, उस कंडीशन में फाइनेंस मिनिस्टर को टिक नहीं करते, फाइनेंस सेक्रेटरी को टिक करते। बट यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 रुपीज नोट एंड कॉइन्स इशूड बाय, कौन इशू करता है। तो इशू हमेशा
ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हवाले से ही इशू होता है, और उस पर साइन कौन करता है, तो साइन करते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी। क्लियर, जो वित्त सचिव होते हैं वो साइन करते हैं। क्वाइन पे तो साइन किसी का नहीं आता है, बट 1 रुपीज नोट पे साइन आता है। क्वाइंस भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ही पार्ट है, और क्वाइंस पे साइन नहीं होता है, 1 रुपी पे साइन होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी साइन करते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन और उसके रिलेटेड कन्फ्यूजन में हमेशा अंतर बनाए रखेंगे, आपके लिए हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखें। व्हाट डज काइट फ्लाइंग रेफर्स इन द टर्म ऑफ बैंकिंग टर्मिनोलॉजी। काइट फ्लाइंग क्या होता है, तो बेसिकली जाने काइट फ्लाइंग होता क्या है। तो बैंकिंग टर्म में जो काइट फ्लाइंग को हम यूज करते हैं वो बेसिकली एक अनऑथराइज ट्रांजेक्शन के लिए करते हैं, है ना, कि कस्टमर अनऑथराइज रूप से चाहता है कि पैसे हम निकाल लें जो उसका राइट नहीं है। क्लियर, तो फ्रॉड ट्रांजैक्शन बेसिकली इसको हम मापते हैं। तो देखें फ्रॉड के हवाले से कौन कौन सा ऑप्शन है आपका। पहला है द प्रैक्टिस ऑफ डिपॉजिटिंग एंड विड्रॉल फ्रीक्वेंटली इन बैंक अकाउंट। भाई आपका अकाउंट है, आप जमा कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, इट्स नॉट अ फ्रॉड, तो यहाँ पे ये आंसर क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट, ओपनिंग ऑफ मल्टीपल अकाउंट विथ डिफरेंट नेम्स बाय एनी इंडिविजुअल। तो ये भी लग रहा है कि मल्टीपल अकाउंट बाय डिफरेंट नेम बाय एनी इंडिविजुअल, ये भी क्या हो रहा है, तो ये लग रहा है कि फ्रॉड है। तो चलो इसको हम क्या करते हैं, तो होल्ड करते हैं। नेक्स्ट, डूइंग अनऑथराइज, देखें ऑप्शन, डूइंग अनऑथराइज बिजनेस, तो इसका रिलेटेड बैंक के साथ है ही नहीं, तो इसको आप छोड़ दीजिए, मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी को हमने कट कर दिया। नेक्स्ट, परमिटिंग विड्रॉल्स अगेंस्ट अनक्लियर चेक, है ना। जनरली अभी तो आप जानते हैं कि जब आप चेक जमा करते हैं, चेक जब क्लियर होता है तो ही बैंक आपको पैसे देती है, अदरवाइज आप ये जान लें कि बैंकों के पास ये राइट है कि आपका चेक अगर आउटस्टैंडिंग भी है तो बैंक आपको एक लिमिट तक पैसा दे सकती है। जनरली बैंक देती नहीं है, बट इट्स अ प्रोविजन ऑफ बैंक कि वो पैसा उनको देना है, अगर सब चीज़ इन ड्यू कोर्स है ना, कुछ उसमें फ्रॉडिज्म नहीं लग रहा है। तो जनरली काइट फ्लाइंग यही होता है कि चेक क्लियर नहीं हुआ, कुछ गलत चेक हैं और उसके अगेंस्ट कस्टमर पैसा निकालना चाहता है, तो दिस इज ट्रीटेड एज काइट फ्लाइंग इन बैंकिंग इंडस्ट्री। तो यहाँ पे हमेशा याद रखें कि काइट फ्लाइंग, पतंग उड़ाना बैंक में लिए क्या होता है, तो पतंग उड़ाना बैंक के लिए एक फ्रॉड है। फ्रॉड ऐसा जो चेक के क्लियर ना होने के बावजूद भी कस्टमर उसमें से पैसे निकालने की कोशिश या बैंक को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये अमाउंट हमें दे दें। चलें, यहाँ पे कन्फ्यूजन आएगी, मुझे पता है, लाजमी है। तो जब आप बैंक में जाएंगे इन चीज़ों को पढ़ने के बाद ऑटोमेटिक सारी बात आप समझ जाएंगे कि होता क्या है काइट फ्लाइंग। अभी आप सिर्फ इतनी बात जानें कि काइट फ्लाइंग टर्म इज ए बेसिकली फ्रॉड इन बैंकिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे चेक से रिलेटेड बातें जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कहता है। बैंक रेट पॉलिसी ओपन मार्केट ऑपरेशन, दैट इज OMO, वेरिएबल रिजर्व रिक्वायरमेंट एंड statutory liquidity requirement employed by Reserve Bank of India as measures of credit control। देखिए आरबीआई के जो फंक्शन है वो मैंने बताया था, और ये बताया था कि आरबीआई के 2 टाइप के फंक्शन होते हैं, एक को हम कहते हैं क्वालिटेटिव और दूसरे को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव। क्लियर, क्वालिटेटिव में क्या आते हैं कि बैंक का स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, तो मोरल सुएसन हो, क्रेडिट रेशनिंग हो, है ना, आपका जो सर्कुलर्स हो, तो ये सब क्या आते हैं, क्वालिटी को बनाए रखने के लिए, बैंकों के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट में हमेशा आरबीआई इशू करती है, दैट इज क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। लेकिन हमेशा आपने देखा कि बैंक रेट, रेपो रेट, SLR, रिवर्स रेपो रेट, ये सब बढ़ते घटते रहते हैं, जो आप काउंट कर सकते हैं। तो जो काउंट कर सकते हैं इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव। तो जब भी आप जाने कि बैंक रेट या SLR या फिर OMO की बात पूछी जाए, तो वो सब क्या है, क्वांटेबल है। इस कारण से वो क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड्स का पार्ट होता है, न कि क्वालिटेटिव। तो बोथ तो आएगा नहीं, ऑल ऑफ दिस तो आएगा नहीं, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, काउंटेबल है बैंक रेट, रेपो रेट की कितने % हैं, वेरिएबल होते हैं, आप काउंट कर सकते हैं, इसका आंसर क्या है, क्वांटिटेटिव मेथड्स के वो पार्ट हैं। नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर 163 में हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट यूज इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो ये क्वेश्चन जनरली आपको 1 मार्क्स के लिए देखने को मिलता है, जहाँ पे एक जो ऑप्शन है वो फिजिक्स केमिस्ट्री का आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखें और अंकित करें अपने आप को कि क्लास 7th 8th में आपने ऐसे कोई टर्म मैथ या फिजिक्स में पढ़े थे क्या। डिस्काउंट रेट बैंक में यूज होता है,
लेटर ऑफ क्रेडिट LC बैंक में यूज होता है, चेक क्लियरिंग बैंक में यूज होता है, लेजर जनरल ये सब बैंक में यूज होता है। बट लॉ ऑफ मोशन फिजिक्स का पार्ट क्लास 9th की बात, इस कारण से वो बैंक से जुड़ी हुई बात नहीं है। आसानी से आप लॉ ऑफ मोशन एक गलत आंसर है जो बैंक में हम यूज नहीं करते हैं को टिक मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ रिटेल बैंकिंग। देखिए रिटेल बैंकिंग क्या होता है? रिटेल बैंकिंग होता है कि एक ऐसी एक्टिविटी, एक ऐसी फिनेंशियल सर्विसेज जो एक बैंक अपने कस्टमर को प्रोवाइड करती है, इंडिविजुअल को प्रोवाइड करती है। तो क्या इंडिविजुअल को हम होम लोन देते हैं? आंसर इज यस। क्या इंडिविजुअल को हम क्रेडिट कार्ड देते हैं? आंसर इज यस। क्या इंडिविजुअल को हम पर्सनल लोन देते हैं? आंसर इज यस। क्या इंडिविजुअल को हम कार लोन देते हैं? आंसर इज यस। अगर यस आंसर है तो रिटेल बैंकिंग के सारे क्या हैं? तो पार्ट हैं। तो दीज आर द पी सेगमेंट लोन जो हमेशा एक कस्टमर को बैंक ऑफर करती है, चाहे वो अकाउंट ओपन करना हो, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, जिस टाइप के भी लोन हो। तो एक जनरल पब्लिक के लिए जो सर्विसेज बैंक में अवेलेबल होता है, जो आप देखते हैं अपने खुले आंखों से, वो रिटेल बैंकिंग का पार्ट होता है ना। नेक्स्ट करें, लास्ट क्वेश्चन के आधार पे हम चल रहे हैं। स्वाभिमान बेसिकली एक पुराना नाम, बट पुराना नाम होने के बावजूद बड़ा नाम है, क्योंकि यही बड़ा नाम आज के डेट में एक बड़ी स्कीम को मुहिम कर रहा है जिसका नाम है PMJDY। स्वाभिमान स्कीम वो स्कीम थी जिसकी शुरुआत यूपीए गवर्नमेंट ने की थी, जिसके अंदर वैसे व्यक्ति जिनका बैंक में अकाउंट नहीं है को बैंक में अकाउंट ओपन किया जाने की एक स्कीम थी। जब एनडीए गवर्नमेंट आई तो स्वाभिमान स्कीम को बंद कर दिया गया। उसकी तर्ज पर हमने प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की। विश्व की सबसे बड़ी फिनेंशियल स्कीम इसको माना गया। अभी लगभग 40 करोड़ अकाउंट इसके अंदर ओपन हुए हैं, जिसमें आपने देखा कि लॉकडाउन में 500 रुपये आए हैं, है ना। 3 फेज में ये पैसे आने का है। पूछा गया क्या क्वेश्चन है वो हम आते हैं कि स्वाभिमान फिनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है विच कम्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ विच मिनिस्ट्री। तो सीधी सी बात है, चूंकि बैंकों से जुड़ा हुआ स्कीम है तो कॉमर्स तो यूज होगा नहीं, क्लियर। होम अफेयर्स यूज होगा नहीं, एक्सटर्नल अफेयर्स यूज होगा नहीं, किससे यूज होगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो यहाँ पे स्वाभिमान स्कीम जिसका नया नाम PMJDY है, बैंकों में अकाउंट खोलने की बात है, बेसिक बैंकिंग सर्विसेज ऑफर करने की बात है ना। 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस देने की बात है, रुपए के डेबिट कार्ड देने की बात है। दीज आर द वेरियस फैसिलिटीज प्रोवाइडेड अंडर PMJDY स्कीम। तो इतनी ही बात मैं आपके साथ पार्ट नंबर 11 में करूंगा, जहां पे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बातें मैंने ऑप्शन के साथ आपको बताई है। होप आपको समझ में आई होगी। अगर आया है तो आप कमेंट कर जरूर करें। पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। आई होप कि ये सारी की सारी पार्ट आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आपने इतना समय दिया इन चीज़ों को, कंसेप्ट को अपने तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट